गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पर पैदा होते हैं, जो स्त्री दूसरों के घर में रहती है और जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते, वे जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। नदी के किनारे वृक्षों का जीवन कितने दिन का हो सकता है, यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि बाढ़ तथा तूफान के समय नदियां अपने किनारों के पेड़ों को ही क्या, अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती है। इसी प्रकार दूसरों के घरों में रहने वाली स्त्री कब तक आपको बचा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात ये सब निश्चय पूर्वक जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना, व्यापारियों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल उन दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विद्या ग्रहण करे, राजाओं का कर्तव्य यह है कि सैनिकों द्वारा वे अपने बल को बढ़ाते रहें, वैश्यों को चाहिए कि वे पशुपालन और व्यापार द्वारा धन को बढ़ाएं, शूद्रों का बल सेवा है। चाणक्य ने इस श्लोक में चारों वर्णों की कर्तव्यों की ओर संकेत किया है। उनके अनुसार चारों वर्णों को अपने अपने कार्यों में निपुण होना चाहिए। समाज में किसी की स्थिति कम नहीं है, समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं। संभवतः किसी समय जन्म के अनुसार चारों वर्ण माने जाते रहे हों, परंतु तथ्य यह है कि वर्णों की मान्यता कार्यों पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में तो उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार करता है, कृषि कार्य में लगा है, पशुपालन करता है, उसे वैश्य माना जाएगा। जो सेना में भर्ती है अथवा सेना के संबंधित कार्य कर रहा है, उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। शेष व्यक्ति शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। शूद्र भी शिक्षित हो सकते हैं, परंतु किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा के कार्य में लगा है, उसे शूद्र माना जाएगा। शूद्र का अर्थ नीच नहीं है। आज्ञा पालन की भावना शूद्र का विशेष गुण है। प्रायः इस श्रेणी के लोग मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं। वैश्य निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्षों को और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। आचार्य ने यहाँ संबंधों की सार्थकता की ओर ध्यान दिलाया है। कोई भी तब तक संबंध रखता है जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति होती है। वैश्य का धंधा पर पुरुषों से धन लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वह मुंह मोड़ लेती है। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वह शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें छाया और फल प्राप्त होते हैं। घर में अचानक आने वाले अतिथि का जब भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है, तो वह भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। उसे अपेक्षा करते समय संबंधों का स्वरूप को सही प्रकार से समझाना चाहिए। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव होना सही नहीं है। ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा लेते हैं। वन में आग लग जाने पर वहां रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। यह श्लोक भी उसी बात की पुष्टि करता है
जिसे पहले कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के कारण किसी के पास जाता भी है तो अपना कार्य सिद्ध हो जाने पर उसे वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण लोग यजमान के किसी कार्य की पूर्ति के बाद दक्षिणा प्राप्त हो जाने पर आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं, शिष्य भी विद्या की प्राप्ति के बाद गुरुकुल छोड़कर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहां रहने वाले पशु भी उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की खोज में चल पड़ते हैं। अर्थात व्यक्ति को अपना कार्य समाप्त हो जाने पर किसी के यहाँ डेरा डालने की मंशा नहीं करनी चाहिए। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले, गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। सभी साधु संतों, ऋषियों, मुनियों का कहना है कि दुर्जन के संग नरक में वास करने का समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। आचार्य ने यहाँ पर भी एक संकेत किया है कि मित्रता करते समय यह भली प्रकार से जांच परख लेना चाहिए कि जिससे मित्रता की जा रही है उसमें ये दोष तो नहीं। यदि ऐसा है तो उससे होने वाली हानि से बच पाना संभव नहीं, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि उससे दूर ही रहा जाए। प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों में ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इस प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। अपनी बराबरी वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध शोभा देता है। असमानता सामने आए बिना नहीं रहती, तब प्रेम शत्रुता में बदल जाता है। इसलिए क्यों न पहले ही ध्यान रखा जाए। इस प्रकार यदि व्यक्ति को नौकरी तथा किसी कार्य में जाना है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश करने पर अवकाश प्राप्त होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता। फिर वह निर्दिष्ट नियमों में संचालित होता है, न कि किसी विशेष व्यक्ति के आदेशों से। यदि अन्य कार्य करना भी पड़े तो व्यक्ति अपना ही कोई रुचि का व्यापार करे। गुण युक्त स्त्री से घर की शोभा है और घर में अपनी मर्यादाओं और कर्तव्यों का पालन करते हुए स्त्री भी अपने सद्गुणों की रक्षा कर सकती है।